सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो इससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि आज हमारा वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका रीज़न है कुछ बीमार वगैरह चल रहा था, लेकिन अब मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि एक सुर में मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया और अभी स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री और फिजिक्स को मैं पैरेलल लेके चलूँगा। देखिए, केमिस्ट्री जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं बहुत डीपली पढ़ाऊँगा। इतना डीपली पढ़ाऊँगा कि बीपीएससी भी उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना डीपली पढ़ाऊँगा और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा। जो लोग एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री एक कीमिया वर्ड है जो कि ग्रीक शब्द है, ठीक है। कीमिया शब्द से बना है जिसका मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। और ये भी समझिए टॉपिक्स इसमें कौन कौन है। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों की अवस्था, उसी में हम लोग अटैच करके पढ़ लेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर, या फिर अलग से पढ़ लेंगे ये चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जो आपका ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँगा एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। ऐसा करूँगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को सेकेंड चैप्टर पढ़ा दूँगा, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसी से रिलेटेड चैप्टर आ जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ लेंगे। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का भी टॉपिक है, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। फिर है एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये वाला वीडियो बना देंगे। और इसी में रहेगा आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपका दिया हुआ है उसको बैलेंस करने का तरीका वो बता देंगे। तो ये सब मैं एक वीडियो में बता दूंगा। केमिकल फार्मूला को कैसे बैलेंस करेंगे और केमिकल सूत्र लिखने का तरीका, ये सब मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपका कुछ कुछ टॉपिक आता है, जैसे ओर हो गया, अयस्क, फ्यूल, सीमेंट, ग्लास। जैसे बहुत सारा पूछ देता है ना, पायरेक्स ग्लास कहाँ यूज करते हैं, क्रुक्स कांच का यूज कहाँ करते हैं। सीमेंट में भी सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट में भी आपका जिप्सम वगैरह सब आ जाता है, वो भी पढ़ लेंगे। फ्यूल पढ़ लेंगे। फ्यूल के बाद प्रशीतक है ना, शीतलक वगैरह जो फ्रिज में क्या यूज होता है, ये वो। मिश्र धातु, एलॉय भी पढ़ लेंगे। तो ये सारा अगर मैं एक टॉपिक में कर लूँ तो आपका अच्छा खासा टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछता है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें शेप वगैरह पूछ देगा आपसे, NH3 का शेप कैसा होता है, तो आप बोलिएगा पिरामिडल, लेकिन कैसे आपको पता रहेगा तब ना। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल पूछ देता है, किसमें कितना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा। और जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ सकते हैं, यूपेक नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और संतुलन है ना, बहुत सारा रिएक्शन होता है जो इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि जैसे H2 + O2, 2H2 + O2 बना देगा 2H2O। तो ये बैक भी हो सकता है, यानी कि वाटर से ये दोनों अलग अलग टूट भी सकता है, या ये दोनों मिलके वाटर बना सकता है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, इसमें वही टॉपिक बताएंगे, वही चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पीरियोडिक टेबल। चाहे कोई भी एग्ज़ाम पूछे, इससे क्वेश्चन रहना ही है, केमिस्ट्री का रहेगा। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और पहला वाला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गैस लॉज, ठीक है, गैसों के नियम, जिसमें आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गैलुसेक्स लॉ, जितना भी लॉ आता है गैस लॉ का, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। यूपेक नॉमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंपाउंड जितना भी होगा वो पढ़ लेंगे। अल्कोहल क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ईथर, जितना चीज़ होगा वो सारा चीज़ इसमें देख लेंगे। और आइसोमरिज्म भी देख लेंगे, जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो होता है आइसोमरिज्म। फिर पेट्रोलियम, फाइबर, प्रशीतक, ये सब एक टॉपिक में पढ़ लेंगे। या ऐसा कर देंगे, पेट्रोलियम, फाइबर, प्रशीतक को और फ्यूल, सीमेंट, ग्लास इसी के साथ कर देंगे, तो ये सारा टॉपिक एक में आ जाएगा, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर मैन मेड सब्सटेंसेस है ना, मैन मेड सब्सटेंसेस पढ़ लेंगे।
या इसको मैन मेड सब्सटेंस को और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, इस तीनों को एक में कर देंगे एक चैप्टर में, तो आपका कम वीडियो लगेगा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये एक अलग टॉपिक है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ही पढ़ा देंगे। देखिए ये हम टॉपिक लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में पढ़ाएं, हमको लगेगा जो आपको पहले पढ़ाना है वो उस तरह से पढ़ाएंगे। उसके बाद है मिसेलेनियस टॉपिक। मिसेलेनियस टॉपिक्स में आपका MCQ भी कर लेंगे, जितना तरह का MCQ हो सकता है, या लगेगा कि पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो वो मिसेलेनियस में हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ये था इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, और ये एक बुक लिखे थे जिसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम पहले ही बता चुके हैं केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक, यानी कि काला। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी आपको बताया नहीं होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब पूरे थ्योरी वाइज थ्योरी के साथ पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले जानते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस को ही बोलते हैं मैटर। ठीक है, यानी कि पदार्थ या द्रव्य, जो बोलिए, पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं। द्रव मत कर दीजिएगा, द्रव मतलब लिक्विड होता है, द्रव्य है द्रव्य। ठीक है, तो सब्सटेंस किसको बोलते हैं? प्रकृति का वह प्रत्येक घटक या कंपोनेंट, घटक मतलब कंपोनेंट, जो स्थान घेरता हो, यानी कि दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास हो, यानी कि जिसके पास द्रव्यमान होता है, या जिसे देखा जा सके, या इज़ विजिबल, यानी कि समझिए कोई भी चीज़, आप कटोरा उठा लीजिए तो कटोरा स्थान घेरेगा, कहीं भी रखिएगा, घर में आपको जगह चाहिए ना उसको रखने के लिए, उसमें द्रव्यमान होता है, उठाइएगा तो आपको भारी लगेगा। जिसे देखा जा सके आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो भी ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें होगा वो सब्सटेंस है, वो मैटर है, यानी कि पदार्थ है, द्रव्य है। सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस। मैटर भी बोल सकते हैं सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस यानी कि उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व, मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु, और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। बाद में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, और इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटेलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु, इस तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है एलिमेंट को। और मॉलिक्यूल तो वही है, बस इसको कोई डिवीज़न नहीं किया है। कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक पदार्थ वो होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच रहेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके अलावा जो भी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे 11th-12th में, जिसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस सब के बारे में पढ़ना रहता था। तो वो सब सारा चीज़ हम आपको बताएंगे कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक क्या है, उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस का एक ही एग्जांपल है मिक्सचर। मिक्सचर में भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर इसी में पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्यूशन है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन यानी कि निलंबन। ये तीन चीज़ पढ़ेंगे मिक्सचर में। फिर बाद में पढ़ेंगे कि मिक्सचर को पृथक करने की विधियाँ है ना, कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि, जैसे आपसे पूछता है ना क्वेश्चन कि आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर को कैसे बनाया जाता है, तो डिस्टिलेशन मेथड से, यानी कि आसवन। और एक और पूछता है क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्ट वगैरह सब बनता है, केरोसिन, डीजल, ये सब। तो वो सारा चीज़ मिक्सचर वाले में ही पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो ये था टॉपिक जो आपका मैटर में हम लोग को इतना ही चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है। एलिमेंट को पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जो कि शुद्ध पदार्थ का पार्ट होता है। फिर मॉलिक्यूल को पढ़ना है, कंपाउंड को पढ़ना है, और मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले एटम पढ़ना है, एटम। ठीक है, तो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है।
और इसके साथ साथ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, ये तीनों तो बाद में ही पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, लेकिन अभी हल्का इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे। फिर कंपाउंड के बारे में देखेंगे, मिक्सचर के बारे में देखेंगे, और इतना ही पे ये पूरा चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अवस्थाओं यानी कि स्टेजेस के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। चौथा प्लाज्मा। ठीक है। पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कभी भी इस दोनों के बारे में उतने अच्छे से आपने नहीं पढ़ा होगा जितना मैं बताने वाला हूँ। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सब जानते हैं, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले सॉलिड, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि आकार और आयतन फिक्स होता है। मान लीजिए कि कोई पत्थर आप उठाएं, पत्थर क्या है? सॉलिड है। पत्थर को हाथ से दबा दीजिएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका शेप जो है वो फिक्स है। और उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। लेकिन लिक्विड का बात करते हैं, द्रव का बात करते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। क्यों? आयतन तो इसका निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों आकार निश्चित नहीं होता है? क्योंकि इसे जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में, जिस पात्र में रखते हैं, यह उसी का रूप ले लेता है। पानी को आप डाल दीजिए गिलास में, वो गिलास का रूप ले लेगा। कटोरी में डाल दीजिए, वो कटोरी का रूप ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, आयतन फिक्स रहेगा, लेकिन उसका आकार, साइज, शेप फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है। अब गैस का बात करते हैं, तो गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं रहता है, यानी कि गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी कंटेनर का रूप ले लेगा, और शेप भी वही है कि जिस बर्तन में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, यानी कि बर्तन के हिसाब से इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसे जिस पात्र में रखा जाता है या उसी का पात्र का रूप ले लेता है, और उसी पात्र का वॉल्यूम भी अपना लेता है। अब देखिए फिगर से समझते हैं। ये देखिए, ये सॉलिड का फिगर है, ये लिक्विड का, और ये गैस का। देखिए सॉलिड में जो कण होते हैं, पार्टिकल, ये देखिए पार्टिकल कितने सामने सामने सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों सटा हुआ है, यानी कि इस दोनों के बीच का फोर्स बहुत अच्छा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इस दोनों के बीच अंतर आणविक बल बहुत स्ट्रांग है। जबकि ये लिक्विड का बात करते हैं, तो ये देखिए दूर है, यानी कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतर आणविक बल है, वो कमज़ोर है। एक चीज़ और समझिए, ये पार्टिकल जब सटा है, यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, क्राउड ज़्यादा रहता है, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। उसी तरह सॉलिड पार्टिकल में देखिए सटा है, सारा पार्टिकल जो है, कण है उसका, वो सटा रहता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा रहता है, डेंसिटी ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, और इसको दबा नहीं सकते क्योंकि ये तो सटा हुआ है ना। जैसे इसमें देखिए ये सटा, इतना गैप है, इस दोनों के बीच में गैप है, तो दबाएंगे तो ये दोनों सटेगा, तो थोड़ा सा गैप है, इस दोनों के बीच में गैप है, तो ये सट सकता है, यानी कि थोड़ा सा कंप्रेसिबल है, ज़्यादा नहीं है, सॉलिड से थोड़ा सा है। गैस में देखिए और भी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, पार्टिकल और भी दूर हो गए, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है, एकदम सबसे वीक है। ठीक है, और इसका डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, और क्या है, इसको दबा सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कम, एकदम दबा के इसको एकदम कम वॉल्यूम में भी इसको डाल सकते हैं। जैसे अब आप इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, देखिए एकदम पास है, तथा इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर पर होते हैं तथा इन्हें अपेक्षाकृत दबाया जा सकता है, यानी कि ये कंप्रेसिबल होते हैं। और जो गैस का बात करते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स यानी कण काफ़ी दूर होते हैं तथा ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में ले लीजिए CNG, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG में क्या होता है, जो नेचुरल गैस होता है उसको पूरा ठूस के भरा हुआ रहता है। नेचुरल गैस यानी कि मीथेन, ठीक है, एकदम इतना कंप्रेस करके भरा रहता है
कि वो सीएनजी में बदल जाता है। सीएनजी जो है वो पॉल्यूशन कम करता है, इसलिए आजकल गाड़ियों में इसका यूज़ किया जा रहा है ईंधन के रूप में। तो गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, दबाए जा सकते हैं। अगला, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बहुत हाई होता है। और जबकि लिक्विड का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉडरेट होता है, यानी कि बीच में होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, सॉलिड से कम होता है, ठीक है, यानी कि ठोस से कम होता है। अब गैस का बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम लो होता है, बहुत कभी किसी किसी का तो माइनस में भी चला जाता है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह है। इनकी डेंसिटी सर्वाधिक होती है, पहले बता दी है, ये सटा सटा पार्टिकल, डेंसिटी ज़्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। इनकी डेंसिटी सर्वाधिक होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स कणों के बीच अंतर आणविक बल सर्वाधिक प्रबल होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जबकि लिक्विड का बात करें तो इनकी डेंसिटी अपेक्षाकृत कम होती है परंतु गैसों से ज़्यादा होती है, तथा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी सॉलिड से कम होता है जबकि गैसों से ज़्यादा होता है, यानी कि बीच में मॉडरेट है। लिक्विड हमेशा मॉडरेट है। आप देखिएगा किसी दीवार में टकराइएगा तो आर पार नहीं हो पाइएगा दीवार से, भूत ही दीवार से आर पार होता है क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड से आप आर पार नहीं हो सकते हैं। लिक्विड का बात करें तो पानी में आप चल सकते हैं, पानी में आप चल सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हल्का कंप्रेसिबल है। गैस में आप दौड़ सकते हैं, पानी में आप दौड़ नहीं सकते ज़्यादा स्पीड में, क्यों? क्योंकि वो हल्का कंप्रेसिबल है, इसीलिए चल सकते हैं, सॉलिड में चल नहीं सकते हैं। और गैस का बात करें तो गैस हाईली कंप्रेसिबल है, उसमें आप दौड़ सकते हैं, जैसे हवा में आप दौड़ते हैं। इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है तथा इनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे दुर्बल होता है, सबसे वीक होता है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, सॉलिड में फ्लो करने की यानी कि बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सॉलिड कभी देखे हैं ठोस को बहते हुए? नहीं बहता है। जबकि लिक्विड और गैस फ्लो कर सकता है, इसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब ही होता है जिसमें फ्लो करने की प्रवृत्ति हो। तो फ्लूइड जब भी आएगा, फ्लूइड, तो उसमें हम लोग सॉलिड नहीं पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे और गैस पढ़ेंगे। फिजिक्स में एक चैप्टर था फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड चैप्टर का मतलब ही है उसमें आप लिक्विड भी पढ़ेंगे और गैस भी पढ़ेंगे, सॉलिड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड अलग चैप्टर ही है। अब आते हैं चौथा स्टेट जो कि प्लाज्मा है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तीन तो सब जानता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन चौथा स्टेट जो है वो है प्लाज्मा, ठीक है। ये कैसे अटैन होता है, किस तरह इस स्टेज को प्राप्त करते हैं? गैसों को जब अति उच्च ताप पर रखा जाता है तो यह आयनीकृत हो जाता है, जिससे पदार्थ की एक नई अवस्था का निर्माण होता है, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई गैस है, इसमें कोई गैस है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है। अब इसमें क्या किए, एकदम टेम्परेचर हाई कर दिए, टेम्परेचर बहुत हाई, वेरी हाई, बहुत हाई टेम्परेचर की, तो गैस क्या होगा, धीरे धीरे आयोनाइज्ड होने लगेगा, आयनीकृत। आयोनाइज होना मतलब कि चार्ज्ड होना, ठीक है, चाहे गैस पे कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही गैस आयोनाइज होने लगेगा तो वो एक अलग अवस्था, नया अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जिस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो गैस वाला जो पार्ट है, गैस को हम लोग हीट करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्लाज्मा कौन खोजा था? तो इसकी खोज 1879 में, बहुत पहले 1879 में विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी, विलियम क्रुक्स, जबकि नामकरण 1928 में लैग्यूर द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए 1879 और नामकरण 1928, कितना अंतर है। विलियम क्रुक्स इसका खोज किया था, नामकरण 1928 में हुआ लैग्यूर के द्वारा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, 3 को एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सन, स्टार और फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी कि प्रतिदीप्ति नालिका, जिसको ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। तो आप 3 चीज़ याद रखिएगा, सन, स्टार और ट्यूबलाइट, ये तीनों में प्लाज्मा स्टेट होता है। अच्छा, प्लाज्मा जो है आप ये भी समझते होंगे, अर्थ जो है, अर्थ के अंदर होता है ना मेंटल कोड, है ना, तो 3 लेयर होता है अर्थ के अंदर। तो
अर्थ के अंदर जितने भी मेटल होते हैं, मेटल जितने भी मेटल, वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। सुने होंगे ये चीज़। आपसे कोई कोई पूछता है क्वेश्चन कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, तो आप इसको समझिएगा ऐसे कि अर्थ के अंदर जितने भी मेटल हैं, मेटल धातु, चाहे लोहा हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, जितने भी मेटल हैं, मेटल वो पिघले हुए हैं, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में। और प्लाज्मा स्टेट में यानी कि वो चार्ज्ड हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। और जितने भी प्लाज्मा होते हैं, यानी कि प्लाज्मा स्टेट में जितने मेटल होते हैं या चार्ज पार्टिकल, तो मैक्सवेल का एक थ्योरी है, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम थ्योरी। ये क्या बोलता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो अगर एसेलरेट करता है, त्वरित होता है, एसेलरेट करता है, त्वरित होता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैक्सवेल ने कहा था। तो यहाँ पर भी जो अर्थ के अंदर जितने भी मेटल हैं वो प्लाज्मा स्टेट में हैं, यानी कि पिघले हुए हैं, यानी कि वो चार्ज्ड हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और वो हमेशा मूव भी कर रहे हैं, मोशन में भी हैं। तो वो चार्ज्ड पार्टिकल जब मोशन में रहेंगे तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। यही रीज़न है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है, साउथ होता है। तो वही प्लाज्मा वहाँ पर है, लेकिन वो प्लाज्मा और ये प्लाज्मा अलग है, ठीक है। ये प्लाज्मा गैस के द्वारा अटेन होता है, वो प्लाज्मा मेटल का था। तो वो आपको समझाने के लिए बता रहे थे। प्लाज्मा स्टेट 3 गो था, वो सन में, स्टार में और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि ट्यूबलाइट में, ठीक है, प्रतिदीप्ति नालिका में। समझिए सन में क्या होता है, 2 गैस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सन जो है, और स्टार में भी यही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और ये दोनों गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है। सन का टेम्परेचर, जो सरफेस का टेम्परेचर सन जो है ना, उसके ऊपर होता है कोरोना, ठीक है, ठीक है, यानी कि बाहर में टेम्परेचर 10⁷ केल्विन होता है, 10⁷ केल्विन। और ये टेम्परेचर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों गैस का क्या हाल होगा। ये दोनों गैस जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। किस स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में रहेगा, प्लाज्मा स्टेट में। वही काम स्टार्स में भी होता है, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह सब रहेगा, तो उसमें भी प्लाज्मा स्टेट अटेंड किया जा सकता है, यानी कि प्लाज्मा स्टेट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आदमी लोग समझा कि सन में है प्लाज्मा स्टेट, स्टार में है, तो क्या हम लोग इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं? तो ये लोग क्या किया, ट्यूबलाइट में इसको क्या किया, यूज़ कर लिया, यूज़फुल बना दिया इस स्टेट को। क्या किया, जो ट्यूबलाइट होता है हमारा, इसके किनारे किनारे पर मरकरी लगा रहता है, यहाँ पर साइड में मरकरी लगा रहता है, ठीक है, Hg इसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था को किसी वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिक आर्गन क्या बोलते हैं, आर्गन गैस भरी हो, जिसमें इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, आर्गन गैस भरी। इसमें देखिए एक और गैस भरा होता है, आर्गन। सन में होता है हाइड्रोजन और हीलियम, तो ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है, आर्गन गैस होता है, आर्गन गैस, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिए, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट कर देंगे इस स्टेट को, प्लाज्मा स्टेट को। कैसे होगा क्रिएट? क्या होता है कि जो भी आर्गन होगा वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में। और जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा उसमें 2 आयन निकलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो मरकरी पर जो अपना चार्ज पार्टिकल होगा, मान लीजिए पॉजिटिव, और एक आपका क्या बोलते हैं, आर्गन पे होगा नेगेटिव, जो भी मानिए आर्गन पर नेगेटिव आयन होगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब स्पार्क करेगा तो उससे लाइट निकलता है, और वही लाइट चमकता है तो हम लोग को लाइट देता है ट्यूबलाइट में, ठीक है। तो यही होता है ट्यूबलाइट का कहानी। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। क्या ये इंटरचेंजेबल है? यानी कि क्या हम लोग सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को प्लाज्मा में, फिर प्लाज्मा से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में? क्या ऐसा किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। समझिएगा, सॉलिड से लिक्विड में जो बदलता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है, जिसको गलन बोलते हैं। और ये कब होता है? मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट जिसको गलनांक भी बोलते हैं,
गलनांक, ठीक है। उसी तरह लिक्विड से गैस जो चेंज होगा, इसमें बॉइलिंग होता है, क्वथन, बॉइलिंग को बोलते हैं क्वथन, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा किसी लिक्विड में, उस बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि उस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, यानी कि ठोस द्रव में बदल जाए, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी का, सॉरी आइस, बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ बनता है, और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो पानी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पानी में। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो पानी जो है वो बदल जाएगा गैस में, ठीक है। उसी तरह गैस को जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो आयोनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन, आयनीकरण, ठीक है। पता है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो आयोनाइज्ड हो जाता है और वो प्लाज्मा बदल जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। जो गैसों को जब अति उच्च ताप पर गर्म रखा जाता है तो यह आयनीकृत हो जाता है, पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त होती है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। वही चीज़ तो है, गैस को हीट करेंगे तो वो प्लाज्मा बदल जाएगा। उसी तरह उसका उल्टा, ठंडा करेंगे, प्लाज्मा को जब ठंडा करेंगे, ठीक है, डी आयोनाइजेशन, निरायनीकरण, तो ये फिर से गैस में बदल जाएगा। फिर से इस गैस को जब कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन यानी कि संघनन, तो गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा। और लिक्विड को फिर से अगर फ्रीज करेंगे, ठीक है, हिमीकरण, तो ये सॉलिड में बदल जाएगा। कंडेंसेशन का एग्जाम्पल क्या है बताइए? बादलों का बनना। आपसे क्वेश्चन पूछता है, बादलों का बनना क्या है? कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन। संघनित जो आपकी गैस होती है, वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैस है वो संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। जनरली 2 ही को गैस होगा, H2 और O2। H2 और O2 जब संघनित होगा तो बनाएगा H2O, और वही पानी बरस के निकलेगा, बादल से वही पानी निकलेगा। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और फिर वो लिक्विड अगर मान लीजिए ठंडा होता है और उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, यानी कि सॉलिड में बदल जाएगा। अच्छा, एक ऐसा तरीका है कि सॉलिड से सीधा गैस, यानी कि सॉलिड से लिक्विड नहीं बने, सीधा गैस बन जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है? तो हाँ है। देखिए, सॉलिड से सीधा गैस बनने का तरीका को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कपूर जो जलाते हैं, जो आरती वारती होता है, कपूर को जलाइएगा, देखिए लिक्विड स्टेट में नहीं बदलेगा, वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम में यही पूछता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऊर्ध्वपातित होता है, सब्लिमेट होता है? उसका एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर, आयोडीन भी याद रखना है। NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ड्राई आइस यानी कि ठोस बर्फ, इसी को सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। शुष्क बर्फ, इसी को सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। ये भी आपका क्या होता है? सीधा सॉलिड अवस्था से गैस में बदलता है, लिक्विड में नहीं बदलता है। नेफ्थलीन, जैसे बाथरूम वगैरह में आप ओडोनिल रखते हैं ना, बाथरूम को साफ़ सुथरा रखने के लिए, वो ऐसे ही रख देते हैं, है ना। उसमें लिखा रहता है कि 28 दिन तक चलेगा, या 25 दिन तक चलेगा, या 20 दिन तक चलेगा। वो क्या होता है? वो धीरे धीरे उड़ते रहता है, और बाथरूम का जो स्मेल होता है उसको रिकवर करता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उड़ते रहता है, 28 दिन तक चलता है, बोलता है ना कि 28 दिन तक चलेगा ओडोनिल। वो सीधा सॉलिड से गैस अवस्था में बदलता है, और गैस अवस्था में बदलता है तो जो बाथरूम का स्मेल है उसको मेंटेन करता है। यही नेफ्थलीन, ओडोनिल जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। इस नेफ्थलीन का ही छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई एंथ्रासिन, ये भी उसी टाइप का होता है। और एक होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। ये सारा चीज़ है जो सीधा सॉलिड से आपका गैस में बदल जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। क्या गैस से भी सॉलिड में बदल सकता है? तो हाँ, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, यानी कि निक्षेपण। डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। तो कैसे होता है ये? ठंडा प्रदेश में, जब भी ठंडा प्रदेश में क्या होता है, जब ठंडी हवाएं चलती है, मान लीजिए आपका कार यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका कार है, ठीक है, ठंडा हवा चल रहा है, ठीक है, हवा चल रहा है, तो हवा में क्या है? गैस है। जैसे ही ये हवा आपका खिड़की से टकराएगा, कांच से, ग्लास से टकराया, उसी में जाके सीधा जम गया, यानी कि गैस जो है सीधा ठोस हो गया, लिक्विड में नहीं बदला। तो ठंडे प्रदेशों में जब ठंडी हवाएं कार की दीवारों से या खिड़कियों से टकराती है तो सीधा जम जाती है, बिना लिक्विड में बदले,
गैस जो है सीधा सॉलिड में, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। पेड़ का ठंडा जगह में, पेड़ का पत्ता में भी यही होता है। चीड़ और देवदार का जो वृक्ष आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में, उसका पत्ता सब पे बर्फ जमल रहता है, देखिएगा वही है डिपोजिशन, निक्षेपण ही है। वो सीधा गैस से आपका ठोस हो गया है, गैस से सीधा ठोस हो गया है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब लिक्विड से गैस का देख लेते हैं। लिक्विड से गैस, लिक्विड से जो गैस बनता है हम आपको पहले बताया है, लिक्विड से गैस बनता है, इसको बॉइलिंग बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक इवेपोरेशन भी होता है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है, ये आपको एग्जाम में पूछ देता है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन, और बॉइलिंग यानी कि क्वथन, दोनों में क्या अंतर है यहाँ समझते हैं। देखिए, लिक्विड से गैस बनने का प्रक्रिया बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन, और दूसरा बॉइलिंग यानी कि क्वथन। दोनों में अंतर क्या है? बॉइलिंग जो होता है यह एक खास टेम्परेचर पर होता है। जैसे पानी के लिए लेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, एक खास टेम्परेचर पर ही संभव होता है। और बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फेनोमेना है, यानी कि अगर मान लीजिए आप 1 लीटर पानी रखे हैं तो सारा पानी एक साथ बॉयल होगा, सारा पानी जो है वो एक साथ बॉयल होगा, एक साथ बॉयल होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पानी बॉयल हो गया और नीचे वाला पानी बॉयल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सभी बल्क फेनोमेना है। बल्क यानी कि पूरा एग्रीगेट, सब एक साथ काम करेगा। और बॉइलिंग जो है ये केवल और केवल लिक्विड में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता है। उसी तरह अब इवेपोरेशन का अगर बात करें, वाष्पन का बात करें, यह किसी भी ताप पर संभव है, किसी भी टेम्परेचर पर संभव है, हो सकता है। देखते हैं ठंडों में कपड़ा आपका घर में सूख जाता है, कैसे? क्योंकि वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है। और यह सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, यानी कि ये ऐसा चीज़ है जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, जबकि बॉइलिंग केवल और केवल लिक्विड में होता है। और ये हम आपको बताए थे, ये बल्क फेनोमेना है बॉइलिंग, यानी कि पूरा पानी एक के साथ बॉयल करेगा। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए पानी है, तो इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ऊपर में जो सरफेस पे जो पानी है वही सिर्फ इवेपोरेट करेगा, ठीक है, अंदर वाला नहीं करेगा इवेपोरेट। तो ये इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है, सतही प्रक्रिया है, ये बल्क नहीं है, ये केवल सरफेस पर होता है। और इवेपोरेशन डिपेंड करता है 3 चीज़ पर। टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है, तापमान ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी जैसे कि नमी की मात्रा कितनी है। विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है, हवा का स्पीड पे भी। अगर हवा का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन होगा। कभी कभी देखते होंगे कि हवा चल रहा है, कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा आप पसारे हैं तो सूख जाएगा। तो वो क्वथन से नहीं सूखता है, वो इवेपोरेशन से सूखता है, इससे वाष्पन से सूखता है, ठीक है। तो ये आप समझिए वाष्पन और इवेपोरेशन, बॉइलिंग में क्या अंतर है। अच्छा, कभी कभी देखिएगा, एक गिलास ले लिए, ठीक है, कांच का एक गिलास, कांच नहीं छोड़िए ना, स्टील का एक गिलास ले लिए, ठीक है। इसको पूरा एकदम आग में गर्म कर दिए, एकदम गर्म करके लाल कर दिए, ठीक है। और थोड़ा देर इसको टेबल पर रख दीजिए, धीरे धीरे गरम जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्यों? वहाँ बॉइलिंग तो नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पर कैसे वो ठंडा हो गया? क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। इसलिए हम बताए ना, इवेपोरेशन सॉलिड में भी होता है। तो वो इवेपोरेट जो होगा, जितना भी वो सॉलिड में जो भी वो गर्मी है वो इवेपोरेट होगा, है ना, गैस में निकलेगा और धीरे धीरे उसको ठंडा कर देगा। तो याद रखिएगा, जब भी इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडापन देता है, ठंडापन। इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो ठंडापन लगेगा। देखिएगा आप, कभी कभी गर्मी का मौसम है, आप भींगल कपड़ा पहन लीजिए, भींगा कपड़ा, ठीक है, तो आपको ठंडा लगने लगेगा। काहे? भींगा हुआ कपड़ा में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कपड़ा जो है, आप कपड़ा को पहने हैं तो वो कपड़ा भींगा हुआ है, और कपड़ा की जो सरफेस पर है, सरफेस पर जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आप पेंट पहने, ठीक है, मान लीजिए आप पेंट पहने, तो यहाँ पर जितना भी सरफेस पर उसका पानी है वो पानी क्या करेगा? हवा में उड़ने लगेगा। हम आपको पहले बताया, जब भी वो हवा में उड़ेगा पानी, वो आपको ठंडापन देगा। इवेपोरेशन जब भी होगा आपको ठंडापन देगा, कूलिंग इफेक्ट देता है इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे आपका पसीना का निकलना, आपसे पूछता है ना गर्मी में पसीना क्यों निकलता है, तो इवेपोरेशन के लिए जब भी आपका गर्मी शरीर को लगेगा वो पसीना निकलता है। पसीना जब भी निकलेगा
तो पसीना निकलेगा, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। और इवेपोरेशन कारण पसीना निकलने के बाद देखिएगा आपको ठंडा लगता है, हवा चलेगा ना तो आपको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी का इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोल को आप हथेली पे ले लीजिए, हाथ पे ले लीजिए, ठीक है, आपको हाथ में ठंडा लगने लगेगा। क्यों? ये मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ, ठीक है, यहाँ पर आप डालें पेट्रोल डालें, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है कि आपका जितना भी आसपास का गर्मी है उसको अट्रैक्ट करेगा और उड़ जाएगा, यानी कि गर्मी लेके उड़ गया, जितना भी आसपास का गर्मी था उसको लेके उड़ गया, तो बचा क्या? ठंडा, इसीलिए आपको ठंडा लगता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है, समझिएगा। मान लीजिए ये आपका घड़ा है, ठीक है, घड़ा, यहाँ पर छोटा छोटा छेद होता है, घड़ा में क्या होता है? छोटा छोटा छेद होता है। इन्हीं छेदों से जो क्या बोलते हैं, गैसेज है, गर्मी है, वो बाहर निकलती है, ठीक है, गर्मी वो बाहर निकलती है। तो इस छेद से हो रहा है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। और जैसे इवेपोरेशन होगा पानी ठंडा हो जाएगा, बताए थे आपको। अच्छा, ऐसा सिर्फ घड़ा में ही नहीं होता है। आप कोई बोतल ले लीजिए, बोतल, पीने वाला पानी का बोतल ले लीजिए, उसमें कपड़ा बांध दीजिए, कपड़ा बांध के उसको पानी में भिंगा दीजिए, तो भिंगाइएगा फिर सरफेस से इसका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बोतल का पानी भी ठंडा हो जाएगा। हम लोग बहुत यूज करते थे गर्मी के मौसम में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या अंतर है। मेरे हिसाब से आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? जब कोई पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित होता है, कन्वर्ट होता है, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर उसे कुछ ऊष्मा अवशोषित या मुक्त करनी पड़ती है स्टेट बदलने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसको समझाते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है, ठीक है, कोई बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ ले लिए, ठीक है, और बर्फ़ को क्या करें, हीट कर दिए, ठीक है। मान लीजिए ये बर्फ़ है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करते करते मान लीजिए कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है। हीट किए करते 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 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस एक बॉर्डर है, बॉर्डर जहाँ पर बर्फ़ जो है पानी में बदलेगा। अब क्या होगा, अब अगर हम लोग और हीट देंगे ना बर्फ़ में, तो क्या होगा, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन वो बर्फ़ तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि सारा बर्फ़ जो है वो पानी में बदल ना जाए। इसी को बोलते हैं, और वो ऊष्मा जो उसको बर्फ़ से पानी बदलने में लगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है। जैसे ये सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाते टेम्परेचर यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन हीट अभी भी दे ही रहे। तो इतना हीट जो है यहाँ से यहाँ तक का हीट, इसमें देखिए आपका टेम्परेचर नहीं बदला है, टेम्परेचर वही है, ठीक है। यानी कि जब तक कि पूरा बर्फ़ पानी ना बन जाए तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अब देखिए मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अब पानी को हम लोग गर्म करना स्टार्ट किए, जैसे जैसे उसमें हीट देंगे, 25 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 60 से पानी 70 डिग्री सेल्सियस होगा, 70 से 80 होगा, 80 से 90 होगा, 90 से 100 होगा, ठीक है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हो गया, ठीक है, तब अब उसको फिर से गर्म कर रहे हैं, तो ये पानी जो है वो गैस बन के निकलेगा, वाटर वेपर, क्या बदलेगा, वो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर, ठीक है, जलवाष्प वेपर, ठीक है, जलवाष्प बन के निकलेगा बाहर, ठीक है। जब तक कि ये पूरा पानी जलवाष्प बनकर बाहर ना निकल जाए तब तक उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यही तो है गुप्त ऊष्मा का परिभाषा, कि उसमें तापमान नियत रहता है जब तक कि पूरा अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाता। यानी कि पूरा पानी जब तक गैस नहीं बदल जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर वही रहेगा। और इस पानी को गैस बदलने में जो ऊष्मा लगा वही होता है गुप्त ऊष्मा। तो ठीक है, चलिए इसको एक चीज़ समझ लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगता है, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा लगेगी, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। यानी कि बर्फ़ को, सॉलिड में मान लीजिए बर्फ़ और लिक्विड में मान लीजिए पानी, बर्फ़ को पानी बना रहे हैं तो आपको गलन की गुप्त ऊष्मा लगेगा, ठीक है। और फिर लिक्विड को अगर गैस बना रहे हैं
तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लगेगी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको लगेगा। तो एक चीज़ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ़ था, बर्फ़ का आपका गलन का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम लगा। लेकिन वही अगर लिक्विड से गैस बना रहे हैं, लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो आपको गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी लग रही है? 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि देखिए कि आपका जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो इसमें कम है, इसमें 80 है, और लिक्विड से गैस बनाने में 540 है। यही रीज़न है, यही कारण है कि जब आप गर्म पानी में हाथ डालते हैं, गर्म पानी में जब आप अपना हाथ डालेंगे तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। वही अगर मान लीजिए कुकर का ढक्कन खोले, भाप लग गया तो भाप से आप ज़्यादा जल जाते हैं। बोलता है ना कि भाप से, वेपर से आपको ज़्यादा स्टीम, जो पानी का स्टीम रहता है ना, उससे आप ज़्यादा जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टीम का जो है, भाप का गुप्त ऊष्मा ज़्यादा रहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाप से जलन ज़्यादा होती है पानी की अपेक्षा, ज़्यादा होती है पानी की अपेक्षा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। किससे? पानी से ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न, तो आपको ये याद रखना है। यानी कि बर्फ़ को अगर हम लोग पानी बना रहे हैं तो जब तक कि सारा बर्फ़ पानी नहीं बन जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और बर्फ़ से पानी बनाने में जो ऊष्मा खर्च हुई वही ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, दिख नहीं रही है। क्यों? दिखती तो इसका टेम्परेचर चेंज करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पानी है, मान लीजिए पानी, उसका 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें हीट देंगे तो टेम्परेचर 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा दे रहे हैं। लेकिन जब उसका अवस्था परिवर्तन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, वो पानी बन रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी बनता है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर है, तो बॉर्डर लाइन पे ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है, अवस्था परिवर्तित कर रहा है, बर्फ़ से पानी बन रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर रुक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएगा। कब तक रुकेगा? जब तक कि वो पूरा पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। उसी तरह पानी जब गैस बन रहा है, यानी कि वाटर वेपर, जलवाष्प बन रहा है, तो हम लोग बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 पर आ जाएगा। 100 जो है वो बॉर्डर लाइन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 100 पर पानी जो है वो गैस में बदलता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा ये पानी गैस में बदल जाएगा, और तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि सारा पानी गैस में ना बदल जाए, तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और इसमें जो आपका खपत हो रहा है ऊष्मा, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। बस यही तो है। और आप जानते हैं कि वेपर का जो गुप्त ऊष्मा होता है 540 है, यानी कि ज़्यादा है। किससे? आइस, बर्फ़ से। यानी कि सॉलिड से गैस बदलने में, सॉलिड से लिक्विड बदलने में जो ऊष्मा खर्चा हो रही है वो कम है, लिक्विड से गैस बदलने में ऊष्मा ज़्यादा है। इसीलिए भाप से आपको ज़्यादा गर्म लगता है और पानी में आपको गर्म कम लगता है। तो एक तो ये थ्योरी हो गया। आगे आते चलिए, कंडेंसेशन का एग्जांपल तो आपको दे दिए थे, संघनन का, कि बादल का निर्माण जो होता है वो संघनन के कारण होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बादल जो है हवा में तैरता क्यों है? क्योंकि बादल हवा में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इनका डेंसिटी एयर से कम होता है, हवा से कम होता है। बादल लिक्विड स्टेट में होते हैं, बादल लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन फिर भी इसका डेंसिटी हवा से कम होता है, इसलिए ये हवा में तैरता है। ठीक है, चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, इसमें क्या क्या होता है? इसमें मीथेन और इथेन होता है। ठीक है, आपको मीथेन याद रखना है क्योंकि ये 95% होता है, एग्जाम में आपको मीथेन बोल देगा। ठीक है, और नेचुरल गैस को ही इसके आगे कंप्रेस्ड लगा दीजिए, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी नेचुरल गैस ही है, लेकिन उसको संपीड़ित करके बनाया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये भी मीथेन ही है, मीथेन और इथेन जो वो है, बस उसी को कंप्रेस कर दिया है। तो नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोनों सेम होता है, मीथेन और इथेन, ये याद हो गया। अब LPG का फुल फॉर्म बहुत कोई बोलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसमें क्या क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन दिया है तो आपको ब्यूटेन मारना है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है। अब देखिए, जो LPG होता है हमारा गैस वाला सिलेंडर में भरा होता है, गैस सिलेंडर जो हम लोग गैस मंगाते हैं। ठीक है, LPG का अपना खुद का कोई गंध नहीं होता है। क्यों? ब्यूटेन में या प्रोपेन में कोई गंध नहीं होता खुद का। तो पहले क्या होता था कि गैस लीक करता था, पता ही नहीं चलता था किसी को,
माचिस लगाया, आग लग गया, मर गया, ठीक है। तो इसलिए सुरक्षा के लिए क्या किया साइंटिस्ट लोग कि उसमें एक गैस मिला दिया, इथाइल मरकेप्टन, या कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा मिथाइल मरकेप्टन, जो ऑप्शन में रहे मार देना है। मिथाइल मरकेप्टन इसका गंध होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जब भी गैस लीक करेगा आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि हाँ गैस लीक कर रहा है। क्यों? उसमें कौन सा गैस मिला रहा है? इथाइल मरकेप्टन, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो आपको दिमाग लगाना है कि जब भी गैस का रिसाव होता है या गैस लीक करता है तो सुरक्षा के लिए उसमें इथाइल मरकेप्टन लगाते हैं ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सिगरेट लाइटर का पूछता है कि सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो सिगरेट का लाइटर में आपका ब्यूटेन गैस भरा होता है, ब्यूटेन, ठीक है, जो आपका एलपीजी में है। तो एलपीजी के साथ ब्यूटेन को, सिगरेट लाइटर को याद कर लीजिए, और नेचुरल गैस के साथ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को याद कर लीजिए। दोनों में आपका कंपोनेंट सेम है, घटक सेम है। चलिए अब आते हैं मीथेन का, बात करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन। तो आपसे बार बार अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि मीथेन किस किस चीज़ में पाया जाता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। तो ये क्वेश्चन को हम एक जगह कर दिए हैं। ये 5 तरह का 6 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले बायोगैस में कौन सा गैस पाया जाता है? आपको मार देना आंसर मीथेन। बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, ठीक, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में भी मीथेन पाया जाता है, नेचुरल गैस में भी मीथेन पाया जाता है। जुगाली करने वाला जो पशु होता है, जुगाली करने वाला पशु, उसके मुंह से भी मीथेन गैस निकलता है। जुगाली करने वाला पशु जो भी, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब जुगाली करता है। खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद पेट से खाना निकाल के उसको पचाते रहता है, बार बार पचाते रहता है। देखिएगा वाइट कलर का फेन निकलता रहता है उन लोग के मुँह से। तो जब वो फेन निकलता है उस समय जुगाली करने वाला जो भी पशु है उसके मुँह से भी आपका मीथेन गैस निकलता है, मीथेन गैस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, कोल माइंस से, कोयला का माइंस, जो कोयला का खान होता है ना, उसमें देखिए कभी कभी ब्लास्ट होता है। अब आप सुनते होंगे ब्लास्ट में इतने मजदूर की मौत हो गई, इतने लोगों की मौत हो गई। क्यों? वहाँ से एक गैस निकलता, मीथेन गैस, मीथेन। हाईली इन्फ्लेमेबल है ना, इन्फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील, इतना ज्वलनशील कि हल्का सा चिंगारी भी होगा तो आग लग जाएगा। यही रीज़न है कि कोयला का खान में मजदूर का सेफ्टी के लिए लोग करता है कि जब भाई बहुत सेफ्टी अपनाता है, जैकेट वगैरह पहनाता है, विस्फोट हो तो वो लोग को कुछ हो नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी रिस्क तो है, बहुत रिस्क है। मार्स गैस, मार्स देखिए एक प्लानेट होता है, मंगल ग्रह को बोलते हैं मार्स, ठीक है, मंगल, मार्स। और मार्शी एरिया, कहीं कहीं आप सुने होंगे मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली ज़मीन, दलदली क्षेत्र, जहाँ पर दलदल रहता है, ठीक है। तो दलदली एरिया में भी आपका, जहाँ पर दलदली एरिया रहेगा वहाँ पर मीथेन गैस रहता है। तो मंगल ग्रह पर बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर कीचड़, दलदल वगैरह यानी कि मार्श पाया जाता है। इसीलिए मंगल ग्रह को मार्श प्लानेट भी बोलते हैं, मार्श नाम है इसका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन दलदली है, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका दलदली ज़मीन होगा वहाँ पर मार्श गैस निकलेगा, यानी कि मीथेन गैस निकलेगा। तो मार्श गैस का नाम ही हो गया मीथेन गैस, ठीक है, मार्श गैस, मीथेन गैस। ये भी ऑप्शन हो गया। पैडी फील्ड्स यानी कि धान का खेत से, धान का खेत से भी आपका मीथेन गैस निकलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो मीथेन गैस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था एग्जाम में पूछता है। रेलवे का क्वेश्चन में तो कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये, 5 तरह का क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है भौतिक गुणों में बदलाव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भौतिक फिजिकल चेंज हो रहा है। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। केमिकल चेंज होने का मतलब है कि उससे नया कंपाउंड बनेगा। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में बदलाव होता है, ठीक है। और ये जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल है, यानी कि आप जिस अवस्था से स्टार्ट किए हैं और जिस अवस्था में इंड किए हैं, यानी कि स्टार्ट से इंड तो बना, इंड से स्टार्ट भी बन जाएगा। यानी कि अगर आप बर्फ़ से पानी बना रहे हैं तो पानी से भी बर्फ़ फिर से बना सकते हैं, यानी कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा उस पहले प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रोसेस जो है, केमिकल चेंज, वो इरिवर्सिबल है, वापस पुनर्वस्था में आप नहीं आ सकते। जैसे भात से आप चावल से आप बना दिए भात, ठीक है, चावल से आप भात बना दिए तो फिर भात से चावल बना दीजिएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा चीज़ हो जिसमें केमिकल चेंज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है, वापस अपने पुनर्वस्था में नहीं आ पाता। जैसे आप मान लीजिए दूध से बना दिए दही, ठीक है, फिर दही से दूध नहीं बना पाइएगा,
तो वो हो गया आपका केमिकल चेंज। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, ऊर्जा ना तो अवशोषित होगा ना ही विकसित होगा, यानी कि ऊर्जा ना तो आपको एग्जिट करेगा ना तो एंट्री करेगा, यानी कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगा और ना ही एनर्जी आपका रिलीज होगा, ये फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में आपको कुछ ना कुछ एनर्जी या तो अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो विकसित होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जब एनर्जी अवशोषित होता है तो इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, इसको ऐसे याद रखिए, इंडो मतलब इन कर रहा है, एनर्जी इन कर रहा है, अवशोषित हो रहा है, और विकसित हो रहा है यानी रिलीज हो रहा है। जब भी एनर्जी निकलेगा बाहर, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक यानी कि एग्जिट कर रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, फिजिकल चेंज में आपको नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, पानी से बना दिए बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ से फिर पानी बना लीजिएगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, बस रूप चेंज करेगा। फिजिकल चेंज में खाली बदलाव होगा, इसमें नया उत्पाद बनता है। जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए, पानी का उबलना, पानी को उबालिएगा तो गैस बन जाएगा, वो गैस फिर पानी से बरस के जैसे बादल बनता है, तो समुद्र का पानी वगैरह इवेपोरेशन होके ही तो बादल बनता है, वापस से फिर पानी बरस जाता है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ जो पिघलता है वो पानी फिर से बर्फ़ बना देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। मोम का पिघलना, मोमबत्ती जो पिघलेगा वो वापस फिर से मोमबत्ती बना लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। पानी में शक्कर को घोलना, पानी में जब चीनी घोल दीजिएगा तो उससे फिर चीनी बना सकते हैं आप, पानी को उबाल कर निकाल दीजिए, चीनी बच जाएगा। पानी में नमक घोल दीजिएगा तो वो भी आपका फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज में देखिए दहन, यानी कि किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पत्ता को जला दीजिएगा तो पत्ता थोड़ी बना पाइएगा। लोहे में जंग लगाना, लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग इज ए केमिकल प्रोसेस, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लोहे में जब भी जंग लगेगा ना तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है, लोहे का वेट बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। इसको याद रखिए, जब भी लोहा में जंग लगेगा उसका वजन बढ़ जाएगा। और लोहा में जंग लगना कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो, इस दोनों को मिला देंगे तो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि लोहे में जंग लगना दोनों अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, यानी कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता है, लोहे में जंग लगेगा तो उसका वेट बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक, किण्वन प्रक्रिया, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। आप समझिए, जब भी आप अंगूर से शराब बना रहे हैं, शराब, ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। अंगूर से बनाइए या फिर आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारा होता है, जौ वगैरह का भी बनता है शराब, तो आप फिर शराब से अंगूर नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया केमिकल प्रोसेस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है, तो वापस से फिर वो दोबारा रिवर्सिबल प्रोसेस अपना नहीं सकता है, क्योंकि उसमें नया प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये जो है केमिकल चेंज है। भोजन का पचना, हम लोग खाना खाएं, वो भोजन पच गया, ठीक है, खाना पच गया, फिर वापस से वो पचा हुआ भोजन से फिर से खाना थोड़ी बना सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल। खाना पका, सब्जी वब्जी काट के बना दिए, ठीक है, सब्जी बना दिए, वापस से फिर उसको रॉ मटेरियल में नहीं ला सकते हैं, तो ये भी आपका केमिकल प्रोसेस में आ गया। कोयले का जलना, कोयला को जला दिए, फिर जला हुआ पार्ट से उसका राख से कोयला बना दीजिएगा, नहीं बनेगा, तो ये भी हो गया आपका केमिकल प्रोसेस। दूध से दही बनना बता ही दिए हैं। चावल का पकाना, ठीक है, चावल से भात बना दिए तो भात से फिर चावल नहीं बनेगा, तो आपको दिमाग लगाना। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप देख लीजिएगा कि वापस से उस रूप में अगर हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं तो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं तो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ MCQ देखते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी यानी कि घनत्व मापते हैं किससे? पिक्नोमीटर। बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, ये कैसे मापते हैं? यहाँ तो डेंसिटी था, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन पूछ देगा तो हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं, किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। देखिए एक आपको अंतर मिलेगा क्वेश्चन में, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, D और G का अंतर रहता है। तो हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी नापता है, आर्द्रता, पानी में नमी की मात्रा, मतलब इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा को मापता है, कितना ह्यूमिडिटी है, तो वो हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रो आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी।
यूडियोमीटर, यूडियोमीटर क्या मापता है? गैस का आयतन, गैस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मापता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, तो ये आपको एग्जाम में या तो आएगा या तो नहीं आएगा। कभी पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, इसीलिए कम से कम एक बार आप देख लीजिए। देखिए हम मुद्दा से भटक जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उससे हट के कुछ बताने लगते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमको जो भी जानकारी मिलता है वो हम आपको देते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखें। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ फिजिक्स का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, कुछ साइड हट के भी आप लोग को बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर, ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, हम आपको केमिस्ट्री में बता रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग फ्लूइड के फ्लो की रेट मेजर करने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? तरल, हिंदी में बोलते हैं तरल। फ्लूइड में दो चीज़ होता है, या तो लिक्विड या गैस। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, तो लिक्विड और गैस में बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड जो बहेगा वो किस रेट से बह रहा है, किस दर से बह रहा है, उसको मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है? H2SO4, H2SO4। इस H2SO4 को बैटरी ऑयल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का कार का बैटरी होता है, या फिर जो पहले बैटरी में हम लोग टीवी वगैरह चलाते थे या ट्यूबलाइट्स वगैरह चलाते थे, वो बैटरी जो होता है उसमें जो ऑयल यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हिंदी में इसको बोलते हैं संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है क्लोरीन को किस विधि से बनाते हैं? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को बनाते हैं डीकन विधि, डीकन, डीकन विधि। आपसे पूछतेगा अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3, NH3 को किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? हेबर्स प्रोसेस, हेबर की विधि, हेबर्स प्रोसेस। तो ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम ये सारा चीज़ बताएंगे बाद में, सारा चीज़ बताएंगे। तो अभी अगर आया ये H2SO4 किस विधि से बनता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको याद रखना है। धीरे धीरे सारा चीज़ हम कंप्लीट करवाएंगे आपका। ब्लू विट्रियोल यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 × 5H2O। देखिए 3 तरह का आपको विट्रियोल मिलेगा, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल। आप कलर से याद रखिए, जब भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आएगा लेबोरेटरी में ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ब्लू कलर दिख जाए, सॉल्ट है ये, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्या होता है? आयरन सल्फेट, FeSO4 × 7H2O, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। और वाइट विट्रियोल, वाइट कलर का क्या होगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 × 5H2O। आपको ये याद रखना है कि कॉपर वाले में 5H2O होता है और जिंक वाले में 5H2O होता है, लेकिन आयरन वाले में 7H2O होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार पढ़िएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। आगे आते हैं लेज़र। लेज़र जो है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। और लेज़र के खोजकर्ता कौन है? थियोडोर मेमन, थियोडोर मेमन लेज़र के खोजकर्ता है थियोडोर मेमन। भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी, भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी जो है डिगबोई असम में खोला गया था, डिगबोई असम में खोला गया था, ठीक है। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करें तो अप्सरा है, अप्सरा, ठीक है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग 4 तो स्टेट्स पढ़ लिए हैं, सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए और प्लाज्मा पढ़ लिए, और इस चारों पढ़ने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी देख लिए, ठीक है। 5वां स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन थे, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसोन पार्टिकल खोजा था, सबसे पहले बोसोन पार्टिकल इन्होंने ही खोजा था। अब आप लोग मत बोल दीजिएगा हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन अलग है, अब बोसोन पार्टिकल अलग है, इसीलिए हम आपको पहले ही क्लियर कर दिए, बोसोन पार्टिकल, हिग्स बोसोन नहीं। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं, देखिए यहाँ बाद में पढ़ाएंगे, आप पहले इसको समझिए। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसोन पार्टिकल खोजा, ठीक है। इससे पदार्थों के नई अवस्था की भविष्यवाणी की, और उन्होंने बता दिया कि ये जो बोसोन है इसी से आपका नया पदार्थ का नया अवस्था, यानी कि पहले तो सब सॉलिड लिक्विड और गैस ही जानता था, बोला इसके अलावा एक अलग आपको अवस्था भी मिलेगा पदार्थ का, जो बोसोन से ही मिलेगा, ठीक है। और सत्येंद्र नाथ बोस जो बोले, इस बात को कन्फर्म किए या इस बात का सपोर्ट किए कौन? आइंस्टीन।
आइंस्टीन ने सत्येंद्र नाथ बोस के उक्त बातों को सपोर्ट किया। जो ऊपर वाला बात ये बोले हैं कि बोसोन पार्टिकल से एक नया अवस्था खोजा जाएगा, इसको सपोर्ट कौन किया? आइंस्टीन। बहुत दिन तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ। 1955 में दो साइंटिस्ट आते हैं, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन। दो साइंटिस्ट थे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन। ये दोनों क्या, रुबिडियम गैस था, उसको काफ़ी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर 170 नैनो केल्विन, ठीक है, यानी कि 170 × 10⁻⁻9 केल्विन, 170 नैनो केल्विन पर रखा और इससे कुछ नया प्राप्त किया। क्या नया प्राप्त किया? इन्होंने गैसीय संघनन इसको नाम दिया, यानी कि इसको लगा कि ये कुछ नया मिल रहा है रुबिडियम गैस से, ठीक है। ये अभी तक ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, ये कुछ नया ही है। काफ़ी लो टेम्परेचर पर रख दिया, है ना। इसको वो क्या नाम दिया? गैसियस कंडेंसेशन, यानी कि गैसीय संघनन नाम दिया इसको, ठीक है। और इसके बाद 2012 में, बहुत लेटेस्ट, बहुत बाद में, देखिए 1955 के बाद सीधा 2012 में, फिर इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। पीटर हिग्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पार्टिकल की खोज की, वही पार्टिकल जो सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा था, बस इसमें जो पीटर हिग्स था, इसके नाम का एक अक्षर हिग्स जुड़ गया, तो ये हो गया हिग्स बोसोन, ठीक है। और जो वो बोस ने बोसोन पार्टिकल खोजा था, पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन खोजा, ठीक है। हिग्स बोसोन को ही बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। और जब अति निम्न ताप पर, वेरी लो टेम्परेचर पर इसको रखा गया हिग्स बोसोन, तो इससे एक पदार्थ की एक नई अवस्था प्राप्त हुई, न्यू स्टेट प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है कि नेचुरली ये मिले, ये लैब में तैयार किया जाता है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, ये नेचुरली प्राप्त नहीं होते, बल्कि इसे प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है, प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो आज का टॉपिक इतना ही था। ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो है, ठीक है। और आज का इतना ही टॉपिक है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, उसमें हम लोग 5 चीज़ को पढ़ चुके हैं, पांचों स्टेट्स को पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर का दूसरा टॉपिक, मतलब पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये सब के बारे में देखेंगे, मिक्सचर के बारे में देखेंगे, कंपाउंड के बारे, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है। और मिक्सचर को जो सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसकी विधियाँ, मिक्सचर को सेपरेट करने की विधियाँ पढ़ लेंगे। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।